हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हर बार गुड आफ्टरनून करते हैं, लेकिन इस बार गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि हम आज शनिवार को मुलाकात कर रहे हैं सुबह 9 बजे। जी हाँ, तो सुबह के 9 बजे हमारी गुड मॉर्निंग होती है। चाहे तो गुड आफ्टरनून भी कर सकते हैं, गुड इवनिंग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। चलिए, तो हमारे शारीरिक शिक्षा के, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, क्योंकि आपने बोला मैम क्वेश्चंस करा दो ज्यादा से ज्यादा। और जो है अब तो घड़ी आ गई है जागने की, मतलब जागो ग्राहक जागो वाली सिचुएशन अब आ गई है। अगर अब भी आलस में हो, अब भी ढीले ढाले हो रखे हो, तो अब एक्टिव हो जाओ। क्यों? क्योंकि 7 दिसंबर 2023, 7 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम है। कौन सा एग्जाम? यूजीसी नेट का एग्जाम। तो 7 दिसंबर को आपका पेपर है। शिफ्ट 2 के अंदर आपका पेपर है। पेपर कहां पर होगा? एग्जाम सेंटर की जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जाम से 10 दिन पहले एनटीए की वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आएगी मैं भी आपको उसके बारे में बता दूंगी। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम बाय द नेम डॉक्टर मीनू, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अ गोल प्रॉपरली सेट इज हाफ वे रीच्ड। अगर आपने अपने गोल को प्रॉपरली सेट किया हुआ है कि हाँ आपको यूजीसी नेट ही क्रैक करना है और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना ही लगना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके लक्ष्य तक पहुंचने से, क्योंकि आपने निर्धारित कर लिया है। सबसे जरूरी है कि लक्ष्य का निर्धारित होना। अगर क्लियर है ना कि करना क्या है, तो बस फिर कोई भी चीज इस दुनिया में आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि वो करना क्या चाहते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं और स्वागत है आप सभी का। Once again, I welcome you all to today's discussion on this beautiful morning. चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विद आंसर यू कैन सी। ठीक है। Ability of a muscle to contract forcefully in the quickest possible time is called। यानी कि मसल्स जो है संकुचन कर पाए, जल्दी से जल्दी फोर्सफुली जो है संकुचन कर पाए, कंट्रैक्शन कर पाए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में। और टाइम जहां पर आ जाता है वहां पर पावर की बात होती है। ठीक है। क्या आप मुझे कोई पावर एक्सरसाइजेस के बारे में बता सकते हैं? पावर एक्सरसाइजेस, क्लीन एंड जर्क। Clean and jerk is a power movement. Snatch is a power movement। ये दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? वेट लिफ्टिंग के अंदर। कहाँ पर? वेट लिफ्टिंग के अंदर। ठीक है। लेकिन ये है पावर लिफ्टिंग, मतलब पावर की एक्सरसाइजेस हैं। और वहीं पर पावर लिफ्टिंग में हमें क्या देखने को मिलता है? पावर लिफ्टिंग के अंदर वी सी बेंच प्रेस, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट। और ये वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस हैं। तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है कि पावर की एक्सरसाइजेस को वेट लिफ्टिंग के अंदर और एक्चुअल में वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस को पावर के अंदर क्यों डाला गया है। चलिए, खैर जो भी है, अब जो है वो है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए मैं आपको ज्यादा नहीं 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, बिकॉज 30 सेकंड का समय काफी है इसका जवाब देने के लिए। कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने के लिए सही नहीं है? नॉट अ टेक्निक टू फिनिश द रेस। कौन सी टेक्निक सही नहीं है बताइए? रन थ्रू, शोल्डर श्रग, टोर्सो फिनिश या लंज, झपट्टा। नाम से ही आपको पता चल रहा है। Torso finish. Which one is not a technique of finishing the race? Torso finish, shoulder shrug, run through. Lunge यहां पर होगा। Torso finish is the right answer. Not आपसे पूछा है ना, not,
तो ये गलत दिया हुआ है आंसर। टोर्सो फिनिश इज नॉट द राइट आंसर, लंच इज द राइट आंसर। ठीक है, लंच लंच करके आप किसी रेस को फिनिश नहीं करते हैं, टोर्सो फिनिश आप करते हैं। ठीक है, आप अपने टोर्सो को आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, फिनिशिंग लाइन जब आ जाती है, एक शोल्डर से आप श्रग कर देते हैं एंड यू रन थ्रू, सिंपली आप लाइन से गुजर जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, समय ले लीजिए अगेन 30 सेकेंड और बता दीजिए क्या होगा जवाब। टिल द टाइम लेट मी सी योर कमेंट्स। चलिए, तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि ब्रेक इन द continuity of bone, right? Break in the continuity of bone, एक बोन की continuity के अंदर ब्रेक आ जाना। ठीक है, ग्रीन स्टिक, कंपाउंड, सिंपल या फिर इन्फ्यूज्ड। विच ऑफ द टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब? सो राइट आंसर यहां पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको सभी फ्रैक्चर के टाइप्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ग्रीन स्टिक क्या होता है, फिर इसके बाद हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है वो क्या होता है। ठीक है, देन वी हैव ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, वी हैव ओब्लिक फ्रैक्चर। तो इन सभी के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4, स्लो ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर की विशेषताएं क्या है? 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शंस तो खैर 2 ही दिए हुए हैं एक्चुअल में तो। ठीक है, उसके बाद बाकी 2 में तो ए और बी की ही बात कर रहे हैं और नन ऑफ द अबव की बात कर रहे हैं। तो कौन सी जो है स्लो ट्विच फाइबर की विशेषताएं हैं बताइए। टेक 30 सेकेंड्स टाइम एंड लेट मी नो। बताइए, पलश, ज्योतिर्मय, क्या होगा आंसर? निहारा रंजन, what would be the right answer? Right answer would be both A and B. Slow twitch, रिलेटिवली इनके अंदर लो मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी होती है। और मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक जब हमने पढ़ा था। ठीक है, स्लोअर कैल्शियम हैंडलिंग एबिलिटी होगी और शॉर्टनिंग स्पीड भी कम होगी। तो जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं दे आर मोर सुटेबल फॉर एंड्योरेंस एथलीट्स, राइट। चलिए, मोस्ट सुटेबल योग फॉर मेडिटेशन इज, सबसे सुटेबल योग कौन सा है मेडिटेशन करने के लिए? राज योग है, ज्ञान योग है या भक्ति योग है? बताइए। सो राइट आंसर इज राज योग इज मोस्ट सुटेबल फॉर meditation, right? Question 6, which one of the following concept reflect the true nature of modern physical education? मॉडर्न आधुनिक शारीरिक शिक्षा का ट्रू नेचर क्या दर्शाता है? मूवमेंट एजुकेशन, एथलेटिसिज्म, साइंस ऑफ मूवमेंट या फिजिकल ट्रेनिंग? सो राइट आंसर वुड बी फिजिकल ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 7, समय ले लो 30 सेकंड का और बताओ कि क्या होगा आंसर। बहुत सिंपल है, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू। और एग्जाम हमारा ऑलमोस्ट आ ही गया है, 7 तारीख को पेपर है, तो इतनी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आंसर जो है वो आप इसका दे पाए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हाई जंप, स्ट्रेडल रोल इज अ टेक्निक ऑफ हाई जंप। लॉन्ग जंप के अंदर वी हैव हैंड स्टाइल, स्प्रिंट रेस के अंदर वी हैव शोल्डर श्रग, ठीक है, श्रग नहीं श्रग आएगा यहाँ पर। एंड जेवलिन के अंदर वी हैव रेयर क्रॉस स्टेप।
ये सभी यहाँ पर टेक्निक्स की बात की गई है लिस्ट 2 के अंदर। क्वेश्चन 8, किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? एलिवेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, प्रेशर करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए? व्हाट विल यू डू? सो राइट आंसर वुड बी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 9, ब्लैक पावर काफी फेमस हुई थी ये घटना कौन से ओलंपिक गेम्स में? इस तरह के प्रश्न अगर आपको आते हैं तो आते हैं, यहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकते। तो क्या होगा आंसर? राइट आंसर वुड बी 1968 के ओलंपिक्स। अब आपका होमवर्क है कि 1968 के ओलंपिक्स हुए कहां पर थे, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 10, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर से संबंधित कौन सा कथन सही है? 30 सेकंड का समय ले लो और फिर बताओ क्या होगा आंसर। ट्रू अबाउट पेनल्टी कॉर्नर्स इन हॉकी, क्या सही है बताओ? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ओपोनेंट जो है दे कैन स्टैंड आउटसाइड द डी व्हेन टेकिंग अ पेनल्टी कॉर्नर, यानी कि जो ऑपोजिंग टीम है, ठीक है, जो विरोधी खिलाड़ी है, वो जो डी है, इस तरीके का डी होता है, इस डी के बाहर खड़े होंगे, ठीक है, बाहर खड़े हो सकते हैं या होंगे। क्वेश्चन 11, कौन सी मेडिकल कंडीशन हमें देखने को मिलती है अगर बहुत ज्यादा जो है ब्लड लॉस हो जाए? तो सिवियर ब्लड लॉस में आपको क्या देखने को मिलेगा? शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया, या एनाफिलेक्सिस, या एचपी हाइपोथर्मिया, क्या आपको देखने को मिलेगा? क्या होगा राइट आंसर? इट वुड बी शॉक, ऑब्वियसली सिवियर ब्लड लॉस अगर हुआ है। क्वेश्चन 12, डिप्टी कैंप ऑपरेटर का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है डिप्टी कैंप ऑपरेटर का? सो राइट आंसर वुड बी इंप्लीमेंट कैंप पॉलिसीज एंड वेरियस कैंप प्रोग्राम्स। बहुत सिंपल था, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों में अगर आप कहेंगे कि सिलेबस से नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये इस तरीके के प्रश्न एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड, थोड़ा सोचकर आंसर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिप्टी कैंप ऑपरेटर है तो वो सिर्फ खाने के बारे में तो नहीं सोचेगा, कैंप की साइट के बारे में तो नहीं सोचेगा, ठीक है। जितने भी कैंप की पॉलिसीज होंगी, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, वो सभी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो खाना भी इसके अंदर आ गया और कैंपिंग साइट भी इसी के अंदर आ गई है। क्वेश्चन 13, रसल लंच वॉलीबॉल टेस्ट का ड्यूरेशन क्या है? कितनी देर के लिए ये टेस्ट कराया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 45 सेकेंड्स। क्वेश्चन 14, हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं कि मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूं जानबूझकर, बिकॉज अब एग्जाम आ गया है ऑलमोस्ट, तो अब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। फटाफट आपको क्वेश्चंस अब सोल्व करने हैं, बहुत ज्यादा समय लेंगे तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। किसी पर्सन को अगर सिवियर एलर्जी है, रहती है हमेशा, तो वो क्या करे, अपने साथ क्या रखे? वो अपने साथ रखे एस्पिरिन। क्वेश्चन 15, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन के दौरान किसी भी 2 अटेम्प्ट के अंदर वेट इंक्रीज करना है तो कम से कम, मतलब कितने से कम तो नहीं होना चाहिए? दैट इज 5 किलो से तो कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 16, एक अनकॉन्शियस पर्सन का आप एयरवे कैसे ओपन करेंगे? कोई इंसान, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो आप उसके वायु मार्ग को, एयरवे को आप कैसे ओपन करेंगे? सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, उसके हेड को और चिन को इस तरीके से लिफ्ट करके आप ओपन करेंगे। कौन से ईयर में एंशिएंट ओलंपिक्स पहली बार हुए थे? 776 बीसी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्लायोमेट्रिक्स को हम और क्या कहते हैं? रिएक्टिव जंप्स। प्लायोमेट्रिक्स को हम रिएक्टिव जंप्स कहते हैं, और यहां पर जो है हमें स्ट्रेच, शॉर्टनिंग, साइकिल का रोल देखने को मिलता है। एसएससी, इट्स अ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से है लेकिन मुश्किल नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न के लिए भी आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है।
बताइए क्या होगा आंसर, योर टाइम इज अप नाउ। राइट आंसर वुड बी कि दोनों ही बात सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से अडेप्ट करती है टू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, चलिए अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन? इट इज द टेंडेंसी टू परसिस्ट अ चैलेंजिंग टास्क। कितनी भी चुनौतियां आ जाएं फिर भी कोई काम करना है तो करना है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होगी फॉर एनआईएस इन इंडिया? इट इज 18 ईयर्स। क्वेश्चन 22 आर्टरीज के बारे में है, धमनियों के बारे में है, तो क्या है राइट आंसर 22 का? इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूं। क्वेश्चन इजी है, चलिए बताइए क्या होगा आंसर। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं विदाउट वॉल्स इनसाइड। ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर के साथ में, अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलिए क्वेश्चन 23 टोबैको इंडस्ट्री के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या 27% कैंसर जो है वो टोबैको यूसेज की वजह से है? तो सिर्फ सेकंड, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है बट 27% कैंसर इंडिया में टोबैको यूसेज की वजह से है। तो आप देखो कितना ज्यादा एजुकेशन को अभी स्प्रेड करने की हमें आवश्यकता है। क्वेश्चन 24 फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन ग्रुप। फ्री हैंड एक्टिविटी को ग्रुप में हम करेंगे तो क्या कहलाएगा? कैलिस्थेनिक्स। chilblains and frostbite is caused due to obviously physical agents, ठीक है। injuries due to extreme cold environment and exercise वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले आप पढ़ लो। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ खेलों के अंदर क्लास वाइज पार्टिसिपेशन गिवन है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर क्लास में ए से ई सेक्शन तक। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी खेल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये उन बच्चों की रेशो है जिन्होंने चेस में पार्टिसिपेट किया और कैरम में पार्टिसिपेट किया। यानी कि 4:3 ए क्लास के अंदर, यानी कि 4 चेस एंड 3 कैरम, ये रेशियो गिवन है। तो यहां पर जो है आपको प्रश्न पहला क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन चेस फ्रॉम बी सी एंड ई टुगेदर। बी सी और ई से कितने बच्चों ने चेस में पार्टिसिपेट किया एक साथ? ये आपसे पूछा है प्रश्न के अंदर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन चेस फ्रॉम बी सी एंड ई टुगेदर। तो क्या होगा राइट आंसर यहां पर बताओ। आई जस्ट गेट ऑफ द स्क्रीन ताकि मैं यहाँ पर आपको लिख के बता पाऊं, समझा पाऊं कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग आंसर दो कि क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर। पेपर 1 में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हो सकता है पेपर 2 के अंदर भी देखने को मिल जाए। पेपर 1 का तो कंफर्म है कि ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या होगा, व्हाट वुड बी द राइट आंसर बताइए। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट देखिए, बी सी और ई। बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 330। इसमें से 88 ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, 88 बच्चों ने तो पार्टिसिपेट जो है वो किया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो
बी के अंदर अगर मैं निकालती हूं, यहीं पर मैं इसको सोल्व करती हूं। देखो यहां पर बी के अंदर जो है, बी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बी के अंदर 330 है टोटल, 330 है टोटल। 330 में से चेस टू कैरम का रेशियो क्या है? चेस और कैरम रेशियो क्या है? 7:4। कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? नो पार्टिसिपेशन। कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 88 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर मैं 330 में से 80 को माइनस करती हूं तो कितना बच गया? 242। यानी कि 242 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब इस 242 में से कुछ ने चेस में पार्टिसिपेट किया और कुछ ने कैरम में पार्टिसिपेट किया। तो हम क्या करते हैं, 7 है और 4 है, तो हम इसको x मान लेते हैं। 7x प्लस 4x इक्वल्स टू 242। तो कितना आ गया हमारा? 11x इक्वल्स टू 242। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, तो 7x कितना हुआ फिर? 7x कितना हुआ? 22 इंटू 7, दैट वुड बी 154। ठीक है, 7x क्यों लिया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखो, आपको किसका बताना है? चेस का बताना है। और यहां पर 7 क्या है? 7 रेशियो चेस की है, 4 तो कैरम की है। अब बी का मैंने निकाला, इसी तरीके से आपको सी का निकालना है और आपको ई का निकालना है। सी का निकालेंगे इसी तरीके से, जहां पर क्या दिया हुआ है? 8:5। तो 8x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 240। 240 में से 110 को आप माइनस कर दो, कितना बच गया? 240 में से 110 गए तो 130। 130 आपके पास बच गया। तो 8x प्लस 5x इक्वल्स टू, सी के अंदर 8x प्लस 5x इक्वल टू 130। सो 13x इक्वल्स टू 130, x इक्वल्स टू 10। फिर हमारा 8x, क्योंकि रेशियो क्या है यहां पर सी में? 8 है। 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 10, दैट कम्स टू 80। 80 आ गया हमारे पास। और एक हमें निकालना है किसका? ई का निकालना है। तो 390 में से 130 गए तो कितना बचा? 200। 390 में से 130 गए तो 260 बचता है। तो यहां पर भी 8:5 है। तो 8x प्लस 5x कितना था हमारा? 13x इज इक्वल टू 260। तो x कितना आ गया यहाँ पर? 20। और हमें सिर्फ चेस की रेशियो निकालनी है। तो 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 20 इक्वल टू 160। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, किस किस को? 154 को प्लस कर लेंगे, 80 को प्लस कर लेंगे और 160 को प्लस कर लेंगे। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आया आंसर हमारे पास? क्या आएगा आंसर? इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, 154 प्लस 160 प्लस 80, तो क्या आता है आंसर? इनको प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 394। यानी कि 394 बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है चेस में, बी, सी और ई से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पूछे हैं बी, सी, ई से चेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 394। सो आई होप कि अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो अब आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का निकालो, क्या होगा आंसर? 1 मिनट का समय ले लो और फिर बताओ कि आंसर क्या होगा। ट्वेंटी सेवन का सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो आपका 23:36 आ जाएगा। यहां पर आपको रेशियो निकालनी है, बस इतना ही डिफरेंस है। वहां पर रेशियो से आप नंबर निकाल रहे थे, सो इट वुड बी रिवर्स्ड। 28 में एवरेज
of number of students participating in carom from D and chess from A. D का कैरम का बताना है और ए का चेस का बताना है, तो उसका कैरम का आप ले लोगे, उसका चेस का ले लोगे, तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आंसर? राइट आंसर वुड बी 110। सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सोल्विंग देम। मैं चाह रही हूं आप इसको अपने हाथ से सोल्व करेंगे, देन यू वुड बी एबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 29 में number of students participating in chess and carom from class E is what percent more or less than the number of students participating in chess from C and D together? ठीक है, तो यहां पर आपको परसेंटेज बताना है एंड परसेंटेज इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, तो राइट आंसर आपका होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चे जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं चेस और कैरम में एक सेक्शन से, तो इट इज इंक्रीज्ड बाय 300 डिवाइडेड बाय 17%, then the number of students participating in chess from A is decreased by what percent? ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा भी नहीं कहेंगे बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला। सो लेट मी सी हु ऑल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप जो है सोल्व करके टेलीग्राम के ऊपर मुझे पोस्ट करो, आई जस्ट चेक दैट एंड आई लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। करने को मैं भी कर सकती हूँ बट मैं चाहती हूँ आप अपने हाथ से सोल्व करो। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है और 7 दिसंबर को पेपर है, ज्यादा समय नहीं है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिस मैटर्स। और टेलीग्राम पर भेजना मुझे, ठीक है, आई जस्ट सॉल्व इट। या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो कल जब हम मुलाकात करेंगे तब मैं जो है इनके ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप उसके बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल डिस्कस दैट। राइट आंसर यहां पर आपको गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज वेयर आई स्टॉप फॉर टुडे। इट वॉज अ क्विक रैपिड फायर मैराथन, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हमने चीजों को सोल्व किया है और अब तो जल्दी स्पीड आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, हम सबको अब अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी ही पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, अब लग जाइए जोर शोरों से। हैव अ गुड डे।